In the running topic of इक्विलिब्रियम, लास्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट टॉपिक था हमारा दैट वाज एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारी बात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सटेंट को लेकर के चल रही थी, ठीक है। लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैंने तीन वैल्यूज आपको बताई थी कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है जी, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ, नोट कर लें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, concentration of reactant is much more than the concentration of product। जो एक्सेंट में लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल बनवा करके दिया था, उसमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 3 से कम है तो concentration of the reactant is much more than the concentration of product। if it is the value of equilibrium constant is greater than 10 to the power minus 3, so concentration of product is much more than concentration of reactant। उस टेबल का जो समरी है वो ये है, एंड इफ क्या है दोनों की वैल्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बिटवीन, अगर दोनों के बीच में है, ठीक है ना, दोनों के बीच में 1 लिखा था ना, तो क्या होगा, बोथ आर सिग्निफिकेंट, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिग्निफिकेंट। सपोज दैट देयर इज अ रिएक्शन की ए से क्या बन रहा है, ए प्रोडक्ट बन रहा है बी। अगर यहाँ इसके सी मोल हमने लिए तो इनिशियली इसके हमें क्या मिलेगा 0, यानी टी बराबर 0। अब यहाँ पर हमने कहा कि इसके कितने खर्च हो गए, सी माइनस सी एक्स मोल, तो यहाँ हमें इसके मिलेंगे कितने, सी एक्स, और ये कंडीशन होगी टी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें इसके सी मोल लिए हमने इनिशियल मोल, तो हमने कहा कि जब रिएक्शन हुई, ठीक है, तो रिएक्शन पर कुछ ना कुछ तो खर्च होगा, तभी तो जाकर के बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। yes, तो उसके खर्च हुए कितने, सी एक्स मोल, जो कि जितने खर्च हुए उतने हमें यहाँ मिल जाएंगे, तो सी एक्स हमें यहाँ ऑब्टेन हो गए। तो अब अगर हमें यहाँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर पहली कंडीशन आप ये माने कि के की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 से कम है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी एक्स अपॉन सी और 1 माइनस एक्स। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी से सी कैंसिल, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, क्योंकि यहाँ पर x मच लेस देन, यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 3 है, ठीक है, इससे कम है, मेरा प्रेम लेटर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 3 से कम है। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप वैल्यू को रखेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा सी अपॉन 1 माइनस एक्स। अब 1 एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो वैल्यू क्या रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, एक्स। ध्यान है ना, ठीक है। सेकंड, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 से अधिक है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मच मोर देन 10 टू द पावर माइनस 3, तो वैल्यू सीधी क्या रहेगी, सी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी सी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तीसरी कंडीशन, अगर दोनों के इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में है, तो अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाइज बिटवीन 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर 3। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ जाएगा आपका x अपॉन 1 माइनस। ये कंडीशंस आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस वन इज द एक्सटेंट ऑफ द
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड वाले में बीच में आपने ब्लॉक करके लगाया। हाँ जी, अगर दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 के बीच कंसंट्रेशन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? x/1 - x। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फैक्टर्स विच डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करते। फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी फैक्टर हैं इनसे इक्विलिब्रियम तो प्रभावित होता है। ठीक है, यहां पहली लाइन लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट बी। ये पहला ही, जितने भी फैक्टर्स मैं आपको देने वाला हूं इनको याद करना भूल जाए। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज। Concentration of product and reactant कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की अगर चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने पीछे करके भी दिखाया एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड, प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर will not affected equilibrium constant but will affect equilibrium. Next, catalyst, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस है, N2 + 3S2 = 2NS3। In this reactions iron and molybdenum iron act as a catalyst, तो उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट के बाद है एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल के ऊपर या इनर्ट गैस को यदि हम ऐड करते हैं तो अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डायरेक्शन किस दिशा के अंदर आपको अटेन हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन राइट इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है ये सबसे। हो गया, आगे चलिए देखते हैं अफेक्ट। We have a reaction है हमारी क्या? A gives B
ए क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी। अगर हम यहां क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको कैसे डिनोट करते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक, कंसंट्रेशन ए को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है और हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये अगर हम इसको इंक्रीज करें तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब सपोज करो हमने इसके कितने मोल लिए, एक्स मोल, ठीक, और इसके वाई मोल। यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके एट इनिशियल मोल, क्या लिख देंगे, इनिशियल मोल। ठीक है जी, यानी t बराबर 0 के ऊपर, और इसका जो न्यू यहां क्या आ जाएगा, वही रिएक्शन पिछला को फॉलो करेंगे। अगर यहां पर हमने क्या लिए, इसका कुछ तो क्या होगा, भाग कंज्यूम होगा, तब जाकर के तो वाई की कंसेंट्रेशन मिलेगी। फिर इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। और सपोज करो यहाँ पर इसके हमें नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये लीजिए न्यू इक्विलिब्रियम हमने लिया, वो है जेड, एक्स प्लस जेड, और इसके क्या है, ए मोल खर्च होते हैं। ठीक है जी, कितने, ए मोल, तो हमें यहाँ कितने मिल जाएंगे, वाई प्लस ए। तो क्या होगा, ए विल चेंज इनटू बी विद फास्टर रेट। अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे विद फास्टर रेट। ठीक है, अब सपोज दैट क्या है कि ए, हमने क्या किया, ए से हमें क्या मिल रहा है, बी कंसंट्रेशन। ठीक है जी, अनचेंज्ड है, यानी के इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट, अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड, नहीं बदल रहा है। और हमने क्या किया, प्रेशर, और हमने क्या डाला, इनर्ट गैस, हमने इसका प्रेशर बढ़ाया और ऐड की हमने इनर्ट गैस, तो के इक्विलिब्रियम फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां पर भी के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि प्रेशर और इनर्ट गैसेस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर अब हम यहाँ इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा हम एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दिखाता हूं अभी आपको। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लीजिए, सपोज दैट कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किससे, आयोडीन से, H2 प्लस I2 गिव्स 2H, क्या बनना है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दो कंडीशंस बनेंगी यहां पर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, यानी रिएक्शन कहां से शुरू हो रही है, यहां से A और B इनिशियल मोल क्या होगा, 0, ठीक है, यानी रिएक्शन किधर से शुरू हो रही है, रिएक्टेंट से, ये ध्यान रखिए। और दूसरी कंडीशन क्या मिल सकती है, दूसरी कंडीशन ये होगी H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। अब रिएक्शन कहां से शुरू कर रहे हैं हम, यहां से हमने इसके सी मोल लिए, ये हमें मिला 0 और ये भी 0, यानी यहाँ रिएक्शन जो शुरू हो रही है किस साइड से हो रही है, प्रोडक्ट साइड से शुरू हो रही है। रिएक्शन यहाँ से शुरू होगी, 2HI क्या होगा, डिकम्पोज होगा H2 और I2 के अंदर, तो इनिशियल मोल हमने उसके लिए C। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि A के A मोल और B के I2 के B मोल मिलकर के क्या बना रहे हैं, इनिशियली हमें क्या दे रहे हैं, 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ रिएक्टेंट साइड से शुरू हो रही है इक्वेशन और उधर प्रोडक्ट साइड से शुरू हो रही है। दोनों के अंदर ग्राफ की कंडीशन अगर हम देखें, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ,
तो अच्छी ध्यान रखनी है। देखो यहाँ H2 और I2 बोथ आर द रिएक्टेंट, ठीक है, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगी। तो रिएक्टेंट अभी आप ले लीजिए, यहाँ लीजिए कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये ले लीजिए आपका टाइम। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ दोनों का कैसा आएगा। हाइड्रोजन हाँ लिया अटेंडेंस ले ली बात देता हूँ। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आयोडीन भी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दोनों के इक्वल है, तो उसी रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी और क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिखाया आपने, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसकी, हाइड्रोजन एज वेल एज आयोडीन की। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद यह आ गया आपका Kc, या नीचे लिखो उसको, यह आ गया Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ इस पोजीशन पर आकर के क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से ग्राफ को शो करें। सिमिलरली अगर हम इधर शो करना चाहते हैं, यहाँ ये आपका कंसंट्रेशन और ये आ गया आपका टाइम, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन, यानी यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ डिकम्पोज कर रहा है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट से शुरू हो रही है, तो क्या होगा, हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अब चूंकि यहाँ क्या है, इनिशियल मोल है दोनों के 0 0, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, भाई हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज करेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, दोनों की एक सेम सिमिलर रेट से बढ़ेगी। ये आ गया आप यहाँ पे Kc, यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और ये किसके लिए है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे अगर यहाँ आप शो करना चाहते हो तो यहाँ भी शो कर सकते हो, ये किसके लिए है, अलग अलग पेन से लेकर के, नहीं तो यहाँ लिख देंगे आप, ये भी HI के लिए है, ये H2 के लिए है, और ये I2 के लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, आई बात समझ में। अब कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस, दी हो यदि, तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां हमें 4 मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप बताए, तो वहां आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें निकालना क्या है, सिर्फ क्या देख करके, स्टेट्स देख करके, ठीक है। देखिए आगे, अगर क्या दिया हुआ है, रिएक्शन जो दी है, if the reaction is homogeneous A, that is in solid state, is equal to B, ये भी solid state, और प्लस C, ये क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर है। तो रिएक्शन इसको क्या कहेंगे, कैसी रिएक्शन हो गई, हेट्रोजीनस गैसियस। प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड, सॉरी रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, तो ये क्या है, इट इज हेट्रोजीनस गैसियस रिएक्शन। इसके लिए हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Kp, केवल Kp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पर ना तो Kc निकलेगा, ना Kx निकलेगा, और ना ही Kn निकलेगा, ठीक है, केवल Kp निकलेगा यहाँ पर, Kp। सेकेंड है आपका A, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, गेट्स क्या देगा जी, B प्लस C, B दैट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, एंड C दैट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट। ये क्या हो गया, होमोजीनस लिक्विड, ठीक है जी। यहां पर केवल क्या निकलेगा, Kp नहीं निकलेगा,
बाकी KC भी निकलेगा, KX भी निकलेगा और KN भी। ठीक है, ये हो गया होमोजेनस लिक्विड। नेक्स्ट इक्वेशन है A, दैट इज इन गैसियस gives B also in gaseous plus C that is also in gaseous। ये क्या हो गया? homogeneous gaseous system, homogeneous gaseous। for this particular reactions KC भी निकलेगा, KB भी निकलेगा, KX भी निकलेगा और KN। अगर गैसियस स्टेट के अंदर दी हुई है तो हम चारों के चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट बचता है आपका, एक और ले लीजिए, A अगर गैसियस है और इट गिव्स क्या दे रहा है? B लिक्विड और साथ में C सॉलिड, यानी हेट्रोजीनस इसको कहेंगे, हेट्रोजीनस गैसियस एंड लिक्विड, गैसियस एंड लिक्विड। इस स्टेट के अंदर केवल क्या निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ओनली APC। ठीक है, ओनली APC। रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है जी, और इसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा? इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल Q फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। इसके लिए हमें क्या निकालना है? क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट Q that is equal to the concentration to the power C to the power C, concentration D to the power D upon concentration A to the power A and concentration B to the power B। ठीक है, तीन कंडीशन बनेगी यहां पर। अगर A क्या हो रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है, ठीक है, और A यहां पर कंडीशन क्या होगी? रिएक्शन फॉरवर्ड और रिएक्शन बैकवर्ड। ठीक है, तो तीन यहां पर कंडीशन बनेगी। अगर A को ले लो, A फॉरवर्ड और बैकवर्ड B, तो पहला केस क्या बनेगा? फर्स्ट केस अगर हम यहां देखें, if RF is not equal to the rate of backward reaction, तो यहां क्या आएगा बेटा? ध्यान रखना, ये कंडीशन अगर होती है तो ये होगी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये केस फर्स्ट बन सकता है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दूसरा केस बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन के अंदर QC रिएक्शन क्वोशेंट क्या होगा? लेस देन होगा KC। ठीक है, बात ध्यान रहेगी, क्योंकि रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, QC क्या होगा? लेस देन होगा KC से। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर क्या आ जाए? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की क्या है? इक्वल है, तो ये क्या होगी? ये होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां क्या हो जाएगा? QC बराबर हो जाएगा किसके? KC के। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहां पर क्या होंगे? रिएक्टेंट
एंड प्रोडक्ट आर एट इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन के अंदर रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर होंगे। ठीक है, अब अगर ये ध्यान रखें कि रिएक्शन कोशेंट अगर हम देखें आर क्यूब रिएक्शन कोशेंट ये क्या आ गया, सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। यहां हमें देखना है कि जो रिएक्शन कोशेंट है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है या दोनों है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी। तो ये जो कंडीशन बनेगी ये भी कैसी बनेगी, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये भी कैसी होगी, दिस वन इज आल्सो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर भी क्या होगा, ठीक है जी, QC की वैल्यू KC से ज्यादा होगी, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट। नोट करना है ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। दूसरा केस ये होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। बस जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो ये वाली है। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको ही है, जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आता है उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहते हैं। ठीक है जी, इसको we will discuss it through a numerical in next video, so keep patience until wait. Okay students, have a nice day, thank you very much.